दोस्तों, बिहार की राजनीति में बीते 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। जिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि अब वो थक चुके हैं, अब वो राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, अब उन्हें राज्यसभा बेचकर एक तरह से राजनीतिक संन्यास की तरफ धकेला जा रहा है, वही नीतीश कुमार अचानक से इतने सक्रिय हो गए हैं कि पिछले 2 महीने में उनका ये रूप किसी ने नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, वो अकेले अकेले बड़े फैसले ले रहे हैं। सीधे जेडीयू के दफ्तर पहुंच रहे हैं, अपने विधायकों और मंत्रियों से बंद कमरे में बात कर रहे हैं और इन सब गतिविधियों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस मोड़ की जहां समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते समीकरणों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ जो होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। असल बात ये है कि दिल्ली में एक रिपोर्ट पहुंची थी। ये रिपोर्ट जेडीयू के अंदर के हालात को लेकर थी। इसमें बताया गया था कि जनता दल यूनाइटेड का हाल भी वैसा ही हो सकता है जैसा कुछ अन्य पार्टियों का हुआ है, जिनके विधायक और सांसद बड़ी पार्टी की तरफ खींच लिए गए। यानी संगठन के अंदर बिखराव की स्थिति बन रही है और इस बिखराव का फायदा कुछ और लोग उठाने की तैयारी में थे। जैसे ही ये खबर नीतीश कुमार तक पहुंची, वो दिल्ली से दौड़े दौड़े पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, जिसे देखकर भाजपा खेमे में चिंता पैदा हो गई। समझा ये जा रहा था कि नीतीश कुमार को अब बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं देखा जाएगा, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट हो गई दोस्तों। उन्होंने न केवल भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया, बल्कि पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर उसे फिर से मजबूत बनने की कवायद शुरू कर दी। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की राजनीति की। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार में पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, गठबंधन के स्वरूप को लेकर और कौन किसके साथ रहेगा, इस सवाल को लेकर भी नीतीश कुमार बीच बीच में अपनी राजनीतिक स्थिति बदलते रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाने लगे हैं। ये नाम कांग्रेस या आरजेडी ने नहीं दिए, बल्कि खुद भाजपा के नेताओं की तरफ से दिए गए थे। अब वही पार्टी फिर से इस बात से चिंतित है कि कहीं आखिरी समय में फिर कोई बड़ा फैसला ना हो जाए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। अब वर्तमान स्थिति में देखें तो भाजपा के पास लगभग 89 विधायक हैं, यानी 89 में से 122 तक पहुंचने के लिए उन्हें 33 और विधायकों की जरूरत है। अब उनके पास कुछ छोटी सहयोगी पार्टियां हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक जुड़ जाए तो आंकड़ा 93 तक पहुंच जाता है। अगर जीतन राम मांझी की हम पार्टी के 5 विधायक जुड़ जाए तो 98 तक पहुंचता है और अगर चिराग पासवान की लोजपा के 19 विधायक भी मिल जाए तो आंकड़ा 117 तक पहुंचता है। यानी इन सबको मिलाकर 122 का जादुई आंकड़ा हाथ नहीं आता। अभी भी 5 विधायक कम पड़ते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। अगर ये 5 विधायक कहीं और से लाने हैं तो सबसे आसान निशाना जेडीयू बन सकती है, जिसके पास लगभग 45 विधायक हैं। अब छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ने में बहुत समय और संसाधन लगते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण सामने था। उन्हें बहुत प्रलोभन दिया गया कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दें। उनके बेटे को मंत्री पद तक का भी संकेत दिया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी की पहचान को बेटे के मंत्री पद से ऊपर रखा और विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस घटना ने रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि छोटी पार्टियों के पीछे लगने से बेहतर है कि सीधे जेडीयू के विधायकों को लक्ष्य बनाया जाए। अगर 40 के आसपास जेडीयू के विधायक तोड़े जा सके तो जेडीयू कमजोर होगी और दूसरी तरफ संख्या बल बढ़ जाएगा। यही वो रिपोर्ट थी जो नीतीश कुमार तक पहुंची और इसीलिए वो इतने सक्रिय हो गए। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो पिछले 48 घंटों में हुई है। नीतीश कुमार पहले अपने सबसे भरोसेमंद वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले। ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और जब भी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है तो उनसे विचार विमर्श किया जाता है। इस मुलाकात के तुरंत बाद नीतीश कुमार सीधे जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के। उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे, कुछ करीबी सहयोगी थे, लेकिन भाजपा के नेता उनके साथ नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जेडीयू के वो सांसद भी उनके साथ नहीं थे जिनके बारे में माना जाता है कि वो अधिक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। ये नाम है संजय झा, राजीव
ललन सिंह के। इनके बिना नीतीश कुमार का इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश था। ये संदेश था कि अब नीतीश कुमार सीधे अपने विधायकों और मंत्रियों से बात करना चाहते हैं, बीच के लोगों के बिना, बिचौलियों के बिना, सीधा संवाद, जमीनी फीडबैक और उसके आधार पर बड़े फैसले लेने की तैयारी। अब समझिए कि जेडीयू के अंदर दो धाराएं चल रही है। एक धारा बिहार के स्तर पर है जो नीतीश कुमार के सीधे नियंत्रण में है, और दूसरी धारा राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे नेता हैं जो कई बार बिना नीतीश कुमार की औपचारिक अनुमति के भी फैसले ले लेते हैं, और इसी कारण अधिकांश सांसद उस तरफ खींचे हुए हैं। सिर्फ कुछ ही सांसद ऐसे हैं जो अभी भी नीतीश कुमार के पूरी तरह से करीबी माने जाते हैं। सांसदों के मामले में ऐसी स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन विधायकों के मामले में अभी नीतीश कुमार के पास कुछ अवसर है। इसीलिए वो अब विधायकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और इसी के आधार पर वो आगे की रणनीति बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जो इसी दौरान सामने आ रहा है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है, और इन चर्चाओं में कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार का नाम भी चल रहा था। माना जा रहा था कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अचानक उनका नाम इन चर्चाओं से गायब हो गया। और ये संयोग नहीं है, जब उनका नाम केंद्र में जाने की चर्चाओं से गायब हुआ तभी वो बिहार में सक्रिय हो गए। यानी अब वो दिल्ली नहीं, पटना पर ध्यान दे रहे हैं। अब वो केंद्र नहीं, राज्य पर ध्यान दे रहे हैं। अब वो मंत्रालय नहीं, मुख्यमंत्री पद पर ध्यान दे रहे हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के समय जो भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इन सब घटनाक्रमों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की स्थिति को थोड़ा कमजोर किया है, क्योंकि सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के विधायकों के बीच उनकी स्वीकार्यता कम है। जेडीयू के लगभग 60 से 62 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही ये स्पष्ट कर रखा है कि अगर मुख्यमंत्री पद किसी दूसरी पार्टी को जाता है तो वो उसका विरोध करेंगे, और अगर भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलता भी है तो वो सम्राट चौधरी को इस पद पर देखना नहीं चाहते। सिर्फ 17 या 18 विधायक हैं जो सम्राट चौधरी के पक्ष में थे, और कुछ विधायक तटस्थ थे। अब जब नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को बुलाया और जब बातचीत शुरू की तो स्वाभाविक है कि सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकते हैं तो सम्राट चौधरी का दावा कमजोर पड़ सकता है, और अगर नीतीश कुमार नहीं भी ठोकते हैं तो वो किसी और नाम को आगे ला सकते हैं। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। इस पर कई संभावनाएं चर्चा में है। पहली संभावना ये है कि वो भाजपा के साथ रहते हुए ही अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करें, अपने विधायकों को एकजुट रखे और बिहार में अपनी राजनीति हैसियत बढ़ाए। इस स्थिति में वो भाजपा से बेहतर शर्तों पर बात कर सकते हैं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे मुख्यमंत्री पद का सवाल हो, चाहे मंत्रिमंडल में जगह की बात हो। दूसरी संभावना ये है कि अगर भाजपा उनकी शर्तें नहीं मानती, अगर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि ऐसे कदम का राजनीतिक जोखिम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर भी हलचल बढ़ सकती है। तीसरी संभावना ये है कि वो किसी मध्य रास्ते का चुनाव करें, जिसमें ना तो वो भाजपा से अलग हो और ना ही पूरी तरह से उसके आगे झुक जाए, बल्कि अपनी अलग पहचान को कायम रखते हुए चुनाव लड़े। इन सब संभावनाओं के बीच एक बात तय है कि नीतीश कुमार अब चुप बैठने वाले नहीं है। अब वो सक्रिय हैं, अब वो खुद फैसले ले रहे हैं, और अब वो अपनी पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरी राजनीतिक खींचतान के पीछे की कुछ मानवीय बातें। ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में कई दशक तक राजनीति की है। उनकी अपनी एक राजनीतिक विरासत है। उनके कार्यकाल में कई बड़े सुधार हुए हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, साइकिल योजना जैसे प्रयोग सफल रहे हैं। इन सब ने उन्हें एक पहचान दी है। अब उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें राजनीतिक रूप से किनारे करने की कोशिश की जा रही है, उनका सक्रिय होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोई भी राजनेता अपनी राजनीतिक विरासत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, खास तौर पर तब जब वो अभी भी सक्रिय रूप से काम करने की स्थिति में हो। ये बिहार की राजनीति में होने वाले बदलावों का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, दूसरी
दूसरी तरफ बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तीसरी तरफ गठबंधन के अंदर के समीकरण बदल रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार जो भी फैसले लेंगे वो सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के व्यापक मायनों की। सबसे पहली बात ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय नेता अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पार्टी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, राज्यों के स्तर पर क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति में कोई भी पक्ष पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। हर समय कोई ना कोई समीकरण बदल रहा होता है, हर समय कुछ नई संभावनाएं उभर रही होती हैं, इसीलिए राजनेताओं को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तीसरी बात ये दिखाता है कि विधायकों और सांसदों के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर एक नेता का अपने जनप्रतिनिधियों से सीधा संपर्क नहीं है, अगर वो उनसे सीधे संवाद नहीं करता तो उसकी पार्टी कमजोर पड़ सकती है और कोई दूसरा इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। चौथी बात ये दिखाता है कि चुनाव से पहले का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इस समय हर पार्टी और हर नेता अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है, अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश करता है और दूसरी पार्टियों के समर्थकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है। पांचवी बात ये दिखाता है कि बिहार जैसे राज्य की राजनीति कितनी जटिल और रोचक है। यहाँ कई पार्टियां हैं, कई नेता है, कई गठबंधन है और इन सब के अंदर भी कई स्तरों पर राजनीति चलती रहती है। इसी जटिलता ने बिहार को भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर मतदाता के मन में होनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या उनके नेता उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं? क्या वो जमीनी मुद्दों पर बात कर रहे हैं या सिर्फ कुर्सी की राजनीति में लगे हुए हैं? दूसरा सवाल, क्या उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है? क्या सड़कें बन रही हैं? क्या स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? क्या अस्पतालों में इलाज मिल रहा है? क्या रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? तीसरा सवाल है कि क्या उनकी आवाज सुनी जा रही है? क्या उनके जनप्रतिनिधि उनके पास आते हैं? क्या उनकी समस्याओं को संसद और विधानसभा में उठाया जा रहा है? चौथा सवाल यह है कि क्या उनके राज्य में कानून व्यवस्था सही है? क्या उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा का एहसास है? क्या गरीब और कमजोर तबकों को न्याय मिल रहा है? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या लोकतंत्र की मूल भावना बची हुई है? क्या जनप्रतिनिधि सच में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के निर्देशों पर चल रहे हैं? इन सवालों के जवाब हर मतदाता को खुद ढूंढने चाहिए और इन्हीं के आधार पर अपना मत बनाना चाहिए। अब बात करते हैं भविष्य की। बिहार में अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। चुनाव की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, हर नेता अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो भी फैसले होंगे वो बिहार के भविष्य को तय करेंगे। मतदाताओं को सावधानी से अपना मत देना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उनके सच्चे प्रतिनिधि बन सकते हैं, कौन उनके मुद्दे को संसद और विधानसभा में उठा सकता है, कौन उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इन सब बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार चुनाव हो जाने के बाद 5 साल तक परिणाम भुगतना पड़ता है। अंत में कुछ बातें जो हम सबको याद रखनी चाहिए। पहली बात ये कि राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है। आज का सक्रिय नेता कल को निष्क्रिय हो सकता है और आज का निष्क्रिय नेता कल को सक्रिय हो सकता है। इसीलिए हर परिवर्तन को सावधानी से समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गठबंधन की राजनीति में रिश्ते बदलते रहते हैं, इसीलिए किसी एक रिश्ते को अंतिम मानकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंत में जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। इसीलिए हर मतदाता को अपने मत का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी और अंतिम बात यह है कि राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए कि अंततः जनता ही उनका मालिक है। अगर वो जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो जनता उन्हें भी नजरअंदाज कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि लोकतंत्र की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें हर राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक सक्रिय रहता है। तो दोस्तों आज की ये बात यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूं कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का सक्रिय होना बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या आपको लगता है कि जेडीयू के विधायक एकजुट रह पाएंगे? क्या आपको लगता है कि गठबंधन के अंदर समीकरण फिर से बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि बिहार के आगामी चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।